नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अमेरिका की एक कंपनी पर आरोप लगा है कि उसने रेल मंत्रालय की सार्वजनिक क्षेत्र की एक कंपनी के अधिकारियों को घूस दिया है। $4 लाख की रिश्वत, करीब 3.25 करोड़ रुपए। कौन सी कंपनी है, कौन अफसर है, उसने किस किस को पैसे दिए, कुछ पता नहीं। 3.25 करोड़ की रिश्वत कोई मामूली रकम तो नहीं है। ऑरेकल दुनिया की बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियों में से एक मानी जाती है। इसी कंपनी से रेलवे की कंपनी के अफसरों ने रिश्वत ले ली। यह मामला 2016 से 2019 के बीच का है, जब पीयूष गोयल रेल मंत्री थे। भारत में कंपनियों के हिसाब किताब पर नजर रखने के लिए सेबी नाम की संस्था है। उसी तरह से अमेरिका में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन है। यह वीडियो उसी एक्सचेंज कमीशन का है जिसमें बताया जा रहा है कि ईमानदारी का कितना महत्व होता है। इस आयोग के सामने ऑरेकल की पेशी हुई। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने ऑरेकल पर आरोप लगाया है कि उसने भारत, टर्की और संयुक्त अरब अमीरात में रिश्वत का सहारा लिया। भारत में अधिकारियों को 3.25 करोड़ की रिश्वत दी गई। इस कंपनी पर जो जुर्माना लगाया गया है वह रिश्वत की राशि से काफी बड़ी रकम है। अमेरिका के सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने ऑरेकल पर 188 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, अमेरिकी मुद्रा में $23 मिलियन। Have the same commitment to the mission that I do and the same commitment to doing what's right. It's sometimes exhausting, but it feels good. इतनी बड़ी कंपनी किसे पैसा खिला रही थी? जो खा रहा था वो खुद खा रहा था या आगे भी किसी को खिला रहा था? उसने और किस किस से पैसे खाए होंगे? इतने सारे सवाल हैं कि दिमाग से पहले पेट खाली हो जाए। एक जानकारी और है, यह खबर भारत से नहीं आई है, अमेरिका से आई है। जब 27 सितंबर को वहां के आयोग ने फैसला दिया। आज 6 अक्टूबर है। भारत में इस पर चुप्पी साध ली गई है। द वायर ने इस पर पूर्व रेल मंत्री पीयूष गोयल के दफ्तर से और रेल मंत्रालय से प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की, मगर कोई जवाब नहीं मिला। ऐसा उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि यही बताया गया कि अभी बताने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसी ही एक खबर 2019 में आई। मनी लाइफ में सुचेता दलाल ने यह खबर लिखी है। इस खबर के अनुसार कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस कॉर्पोरेशन ने भी भारत की एक कंपनी L&T को कथित रूप से पैसे दिए थे काम कराने के लिए। अमेरिका के सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन कॉर्पोरेशन की यह चोरी पकड़ ली। कॉग्निजेंट ने इस पर कुछ भी नहीं कहा, मतलब न खंडन किया न स्वीकार किया, बस चुपचाप करीब 200 करोड़ रुपए का जुर्माना भर दिया, $25 मिलियन की फाइन चुका दी। चूंकि यह रिपोर्ट 2019 की है तो जाहिर है हमने यह भी देखने का प्रयास किया कि उस वक्त L&T ने क्या सफाई दी थी। मनी लाइफ में तो यही छपा है कि L&T ने कॉग्निजेंट के जुर्माना भरने पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया था। फिर जून 2021 में इकोनॉमिक टाइम्स में एक और खबर मिलती है कि L&T ने अमेरिका की अदालत में कहा कि उसे इस केस में पार्टी न बनाया जाए क्योंकि L&T के हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जबकि आरोप था कि कॉग्निजेंट के 2 बड़े अधिकारियों ने सरकारी अधिकारी को 2015 में रिश्वत की रकम दी थी। इनके जरिए कॉग्निजेंट का चेन्नई में कैंपस बनना था। कंस्ट्रक्शन कंपनी L&T को ठेका मिला था, उसके जरिए कथित रूप से रिश्वत दी गई और बाद में L&T से कहा गया कि किसी और मद में पैसे का हिसाब दिखा दे, मगर अमेरिका की नियामक संस्था ने चोरी पकड़ ली। पुरानी रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि कथित रूप से रिश्वत की रकम तमिलनाडु सरकार के अधिकारियों को दी गई थी। L&T और कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी के मामले में फरवरी 2020 में लाइव मिनट में एक खबर छपी है कि किसी ने मद्रास हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर दी कि CBI से जांच होनी चाहिए। मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से इस बारे में पूछा भी था। 2019 में DMK ने भी इस मामले में जांच की मांग की थी। मीडिया रिपोर्ट में खबरें तो मिल जाती हैं, मगर अंत में उन मामलों का क्या होता है कई बार इसकी जानकारी नहीं मिलती है। माना जा सकता है कि चुप्पी साध ली गई। इस मामले में 2016 में कंपनी के प्रेसिडेंट को इस्तीफा देना पड़ा था। इस्तीफे का कारण तो नहीं बताया गया, मगर इसे रिश्वत देने की घटना से जोड़ा गया। दिलचस्प बात यह है कि इस घटना से संबंधित पुरानी खबरों में यह लिखा हुआ है कि इसके सामने आने के बाद भी ना तो सरकारी अफसर हैरान हैं और ना नेता। ठीक यही सवाल इस बार भी उठ रहा है कि ऑरेकल ने रेलवे की एक कंपनी के अधिकारियों को कथित रूप से 3.25 करोड़ रुपए की रिश्वत दी। यह कैसे हो गया? लोग बोल क्यों नहीं रहे हैं?
कुछ और पुरानी खबरें हमें मिली हैं जिनसे पता चलता है कि विदेशी कंपनियों को भारत में काम कराने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। यह खबर 2017 की है और भी जगहों पर छपी है, लेकिन हमने हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट का सहारा लिया। इसके अनुसार अमेरिका की एक इंजीनियरिंग कंपनी ने कथित रूप से नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI के अधिकारियों को $10 लाख से अधिक की राशि रिश्वत के रूप में दी। इस कंपनी ने 2011 से लेकर 2015 के बीच कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए पैसे दिए। यह मामला भी अमेरिका में पकड़ा गया। अमेरिकी कोर्ट में जब मामला साबित हुआ तब भारत सरकार ने इस मामले में जांच भी कराई। CDM स्मिथ डिवीजन नाम की कंपनी के भारत में काम करने वाले कर्मचारियों ने कथित रूप से रिश्वत दी थी, ऐसा उस समय छपा है। खबरों के मुताबिक परिवहन मंत्री गडकरी ने भी जांच बिठा दी। CBI के छापे की भी खबर मिलती है, उसके आगे की जानकारी नहीं मिल सकी। इस मामले के उजागर होने से पहले ही NHAI ने इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया था। अमेरिका में सिस्टम कुछ ऐसा है कि वहां की कंपनी जब रिश्वत देती है तो मामला पकड़ में आ जाता है, फिर उसे जुर्माना भरना पड़ता है। कायदे से भारत में इस तरह का सिस्टम होना चाहिए कि कोई विदेशी या देशी कंपनी से रिश्वत मांगे तो सरकार की एजेंसी उसी वक्त पकड़े। चूंकि मीडिया गोदी मीडिया में बदल चुका है और कॉरपोरेट के भ्रष्टाचार के खिलाफ रिपोर्टिंग की संस्कृति समाप्त हो चुकी है, इसलिए ऐसी खबरें अब नहीं आती हैं। हिमाचल प्रदेश से खबर आई कि प्रधानमंत्री की रैली कवर करने वाले पत्रकारों को चरित्र प्रमाण पत्र देना होगा। हंगामा हो गया तो यह आदेश वापस ले लिया गया। गोदी मीडिया से कोई चरित्र प्रमाण पत्र मांग ले, इससे बुरा क्या हो सकता है। लेकिन आप ऐसे भी देखिए, चरित्र प्रमाण पत्र मांगने वाले अधिकारी ने गोदी मीडिया से पत्रकारिता प्रमाण पत्र नहीं मांगा। अगर पत्रकारिता का प्रमाण पत्र मांग देता तो गोदी मीडिया क्या करता, उसमें कौन सी खबर लिखवा कर ले जाते। चरित्र प्रमाण पत्र तो इस देश में कोई भी अधिकारी जारी कर सकता है, जिसके खुद के चरित्र का प्रमाण असंदिग्ध नहीं होता है। लोग शक कर सकते हैं कि इसका अपना चरित्र कैसा है। यह खबर पिछले साल सितंबर की है। रॉयटर्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल, हिंदू बिजनेस लाइन और मनी कंट्रोल में छपी है। इस खबर के अनुसार अमेरिका की सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज आयोग SEC ने लंदन की विज्ञापन के क्षेत्र की एक बहुत बड़ी कंपनी WPP पर 155 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया भारतीय मुद्रा में। अमेरिकी नियामक आयोग ने अपने आदेश में लिखा कि इस कंपनी की एक सहायक कंपनी है जो भारत में काम करती है। उसने सरकारी विज्ञापन हासिल करने के लिए भारत के अधिकारियों को रिश्वत दी है। घूस खिलाने के कारण इस कंपनी का मुनाफा भी बढ़ गया, ऐसा खबरों में लिखा गया है। अब यह खबर भी पिछले साल सितंबर की है। अमेज़न के बारे में आई थी कि अमेज़न ने 2018-19, 19-20 के दौरान लीगल फीस के रूप में कथित रूप से 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान किया। 8,000 करोड़ तो बहुत होता है। सवाल उठने लगा कि यह राशि रिश्वत के रूप में तो नहीं दी गई, लीगल फीस के रूप में इसे क्यों दिखाया गया। कंपनी के वित्तीय हिसाब किताब में यह सब दिखाया गया, ऐसा छपा था। खबरों में कहा गया कि अमेज़न इसकी जांच करा रही है और इसे लेकर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को एक पत्र भी लिखा है, अपनी तरफ से सफाई दी गई है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने सूत्रों के हवाले से इस खबर के बारे में लिखा था कि अमेज़न ने स्पष्टीकरण दिया है कि 8,500 करोड़ नहीं 52 करोड़ रुपए लीगल फीस के रूप में खर्च हुए। यह खबर भी अलग अलग दावों में उलझकर रह गई। आखिर 8,500 करोड़ की बात कहां से आ गई थी। मूल बात यह है कि रिश्वत देने के इन आरोपों की खबरें जब आती हैं तो 1-2 जगहों पर छपती हैं और गायब हो जाती हैं। रफाल विमान में भी $10 लाख की कथित दलाली का मामला सामने आया था। फ्रांस में जांच होती है, रिश्वत देने के आरोपों की पुष्टि भी होती है, लेकिन भारत में सील बंद लिफाफे में कोर्ट को जानकारी दी जाती है और सारे आरोप खारिज कर दिए जाते हैं। फ्रेंच डेयर टू ऑर्डर व्हाट वी डिड नॉट। कोलकाता से छपने वाले अंग्रेजी अखबार टेलीग्राफ ने हेडलाइन लगाई 8 जुलाई 2021 के दिन। 3 जुलाई को एसोसिएट प्रेस ने यह खबर आई थी कि फ्रांस की नेशनल फाइनेंशियल प्रोसिक्यूटर ऑफिस PNF ने हाल के आरोपों के संदर्भ में जांच कराने के लिए एक जज को नियुक्त किया है। इस रिपोर्ट में लिखा है कि रफाल को हासिल करने के लिए रिश्वत दी गई। याचिका वित्तीय मामलों के एक NGO ने दायर की थी, जिसने पहले भी एक याचिका दायर की कि दासों ने रिलायंस ग्रुप को इसलिए चुना क्योंकि इसके प्रमुख प्रधानमंत्री मोदी के करीबी थे।
पहले इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL को दिया जाना था। हम कहां से चले थे, कहां से गुजर गए। हमारी बात शुरू हुई कि सॉफ्टवेयर की बड़ी कंपनी ऑरेकल ने अपना काम कराने के लिए रेल मंत्रालय की कंपनी के अधिकारियों को 3.25 करोड़ रुपए की रिश्वत दी। अमेरिका में जब यह आरोप साबित हो गया तो कंपनी को 3 करोड़ की रिश्वत के कारण 188 करोड़ रुपए का जुर्माना भरना पड़ा। मैं अक्सर सोचता हूं कि जब कोई मंत्री भारत को विश्व गुरु बनाने का दावा कर रहा होता है तब रिश्वत लेने वाले अधिकारी क्या सोच रहे होते हैं। क्या जोर जोर से हंसते होंगे या जोर जोर से रोते होंगे। टैक्स चोरी और रिश्वत की खबरें कहीं से कम नहीं हुई हैं। नीचे की सीढ़ी पर बैठे अधिकारी का वीडियो वायरल हो जाता है, वे सस्पेंड हो जाते हैं, मगर करोड़ों रुपए के आरोप लगने के बाद भी खबर बीच रास्ते से गायब कर दी जाती है। यूपी के देवरिया से एक वीडियो वायरल हो गया कि वहां के एक कर्मचारी गिरिजेश्वर मणि त्रिपाठी पेंशन का कागज बनाने के लिए एक महिला से 10,000 रुपए की रिश्वत मांग रहे थे। अभी निलंबित कर दिए गए हैं। त्रिपाठी ने तो वीडियो में कहा कि पैसा ऊपर के अधिकारी तक जाता है, मगर ऊपर वाला होता है, उसका कुछ नहीं होता है। क्या है ये? हम लोग हैं, ऑपरेटर है। 1,000 पंचायत देवरिया में मिलेगा। हाँ, 1,000 दिया मुकेश को। हाँ, उसको कह लीजिए। अब वो कहे थे बड़े बाबू ने। ठीक है, नहीं कहेंगे तो रखे रहो अपने पास, ये भी रखे रहो हमारी तरफ से। अच्छा, रख लें। फिर हम नहीं रखेंगे, हम क्यों रखेंगे? हम जो सिस्टम है, जो अधिकारी को हमको देना है कि हम बोले कि रख लीजिए, हम रख लेंगे पॉकेट में अपने। हमारी औकात है ना सर। उसको या कोई खबर नहीं कहेगा तुमको। नहीं जानती होते, जान लो। यहाँ पूरा तुम्हारा सारा क्लेम निकालने का 10,000 रुपया फीस है। उसमें सारा क्लेम तुम्हारा निकाल हम लेंगे, खर्च हो जाएगा, तो हिसाब देना पड़ेगा। हम जब हमारा सारा कागज तैयार कराएंगे उसी दिन ले आकर रखेंगे। उसके बाद जो मेरा हिस्सा है देंगे बेटा, आता है हमें। ठीक है। और 500 रुपया तो और दे। नहीं, हम नहीं लेंगे बेटा, हम पैसा नहीं लेंगे। जिस दिन लेंगे पूरा लेंगे तो उस दिन काम कराएंगे। ठीक बाबा, कमा करी दे दे। नहीं ठीक है, वही आ जाएगा, उसी समय देंगे। सारा काम तुम्हारा एक दिन में हम कराएंगे और हम लेके लफड़ा नहीं पाएंगे। राजनीति में राष्ट्रवाद और धर्म की आंधी चल रही है, चलाई भी जा रही है। सवाल यह है कि क्या धर्म की राजनीति से समाज में अलग किस्म की नैतिकता पैदा होती है। लोग झूठ बोलना छोड़ देते हैं, रिश्वतखोरी, मिलावटखोरी बंद कर देते हैं। जब धर्म के सहारे से राजनीति की जा रही है तो उसके असर का मूल्यांकन होना चाहिए। क्या इससे समाज सुंदर हुआ या कुछ बदमाशों को लाइसेंस मिल गया? डू यू गेट माई पॉइंट? गोदी मीडिया के तमाम एंकर हर दिन धर्म की रक्षा में उतर जाते हैं। कम से कम यही पूछ लेते सरकार से कि किस अधिकारी ने ऑरेकल से रिश्वत ली, या यह साहस भी खत्म हो जाता है धर्म की राजनीति से। आप कई बार सुनते होंगे कि भारत विश्व गुरु बनने वाला है। क्या आपने सोचा है कि भारत से पहले कौन सा देश विश्व गुरु था या है, या किसी और देश ने कभी विश्व गुरु के लिए ट्राई ही नहीं किया? विश्व गुरु भारत की एक कंपनी ने भारत का नाम रोशन कर दिया है। मामला जरा गंभीर है। हरियाणा के एक कंपनी के बनाए कफ सिरप को लेकर WHO ने दुनिया भर में अलर्ट जारी कर दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि मेड इन फार्मास्यूटिकल्स के बनाए कफ सिरप के सेवन से 66 बच्चों की जान चली गई है। 66 बच्चों की मौत का आरोप छोटा नहीं होता। इससे पैदा सवालों के जवाब तलाशने भारतीय ड्रग रेगुलेटर और हरियाणा के ड्रग कंट्रोलर की टीम मेडन फार्मा के सोनीपत के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पहुंची। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शक के घेरे में आई चारों दवाइयों के सैंपल ले लिए गए हैं। इसकी जांच के नतीजे 2 दिनों में आएंगे। हालांकि WHO की एडवाइजरी को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की कुछ आपत्तियां भी हैं। सूत्रों के मुताबिक WHO ने एडवाइजरी जारी करने से पहले नियमों के मुताबिक भारतीय रेगुलेटर को न तो दवा के लेबल की फोटो दी और न ही उसके बैच की जानकारी। स्वास्थ्य मंत्रालय इस बात को भी देख रहा है कि ये चारों कोल्ड और कफ सिरप गांबिया ही भेजे गए या देश में कहीं और भी किसी दूसरे देश में भेजी गई दवा टेस्टिंग के बाद ही प्रयोग में लाई जाती है। तो WHO बताए कि बाजार में उतारने से पहले क्या इन चारों दवाओं की जांच गांबिया में की गई थी? हम फिलहाल नेताजी सुभाष पैलेस में जो पीतमपुरा में, यहीं पे कॉर्पोरेट ऑफिस है मेडन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड का, और यहाँ पे आप देखिए कि फिलहाल जो है
ये सुबह में ये बताया गया कि ये ऑफिस खुला जरूर था, लेकिन अब ये बंद कर दिया गया है। इस पे ताला लगा हुआ है। यहाँ पे कोई फिलहाल मौजूद नहीं है, लेकिन आरोप इसी कंपनी को लेकर लगा है कि जिसमें इसके कफ सिरप, कोल्ड और कफ सिरप पीने के बाद जो है वो बच्चों की मौत हो गई। WHO ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि लोग प्रोमिथाजीन ओरल सॉल्यूशन, कोफैक्सिमिलीन बेबी कप सिरप, मकोफ बेबी कप सिरप और मग्रिप एंड कोल्ड सिरप के प्रयोग से बचें। WHO ने आज 4 कफ सिरप को लेकर एक अलर्ट जारी किया है। WHO के मुताबिक गामीबिया में इन 4 कफ सिरप के इस्तेमाल से किडनी की समस्याएं और 66 बच्चों की मौत हुई है। भारत के केमिस्ट और ड्रगिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने मेडन फार्मा के सवालों के घेरे में आए चारों सिरप की भारत में मौजूदगी से इनकार किया है। WHO ने गाम्बिया में जो 4 कफ सिरप देखी हैं जिसपे बच्चों की कुछ डेथ्स हुई हैं, इसके बारे में हमने पता किया है कि जो मेडन फार्मास्यूटिकल सोनीपत कंपनी है वो केवल एक्सपोर्ट में है, देश में उसका कोई मार्केटिंग नहीं है। फिर भी हमने एहतियात के तौर पर DCGI को भी यह पूछा है कि अगर हमें देश में कुछ इसके प्रति हमारे केमिस्टों को 9,40,000 केमिस्टों को आगाह करना है तो हाँ हमें बताएं ताकि हम अपने लोगों को सूचित कर सकें। जांच पड़ताल से लेकर सवालों का दौर जारी है। सवाल भारत की फार्मा कंपनी पर भी है और WHO पर भी। जवाब जल्दी तलाशने जरूरी हैं क्योंकि सवाल जिंदगी का है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया। भारत की दवा कंपनी के बनाए प्रोडक्ट से बच्चे मर जाएं, ग्लोबल लेवल पर भारत के लिए अच्छा नहीं है, साख खराब हो जाती है। भारत की दवा कंपनियों की साख बेहतर हुई थी, लेकिन अगर यह मामला सही निकला तो विश्वगुरु बनने के लिए आतुर भारत के लिए अच्छा नहीं होगा। बेहतर है कि हर तरह से मुकम्मल जांच होनी चाहिए। स्वच्छता को लेकर जमीन पर कितना काम हुआ है, विज्ञापन कितना छपा है, इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। लेकिन हर साल स्वच्छ सर्वेक्षण की रिपोर्ट तो आती है, फलां शहर आगे हो गया, फलां पीछे हो गया। उस सर्वेक्षण में इसकी जानकारी नहीं होती कि इस अभियान से सफाई कर्मियों की जिंदगी में क्या बदलाव आए, उनकी नौकरी कितनी पक्की हुई, सैलरी कितनी बढ़ गई और सुरक्षा कितनी बेहतर हुई। आप किसी एक अखबार को लेकर सिर्फ इतना टाइप कीजिए गूगल में कि सीवर या टैंक की सफाई करते समय दम घुटने से कितने लोगों की मौतें हुई हैं, आपको सच्चाई दिख जाएगी। नहीं देखना चाहते कोई बात नहीं, इसके बिना भी हम विश्वगुरु बन सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता है। भाषण में हमें कभी भी पीछे नहीं रहना है, भले राशन का जुगाड़ ना हो। पिछले 10 सितंबर को दिल्ली के मुंडका में सीवर की सफाई करते समय दम घुटने से 2 लोगों की मौत हो गई। इस साल मार्च की खबर है, दिल्ली से ही, अमर उजाला में छपी है। 2 दिनों के भीतर दिल्ली में 6 लोग दम घुटने से मर गए। ये सभी सीवर की सफाई करने के लिए उतरे थे। पिछले साल जनवरी में फरीदाबाद में 2 लोगों की मौत हो गई थी और इस बुधवार को फरीदाबाद में ही एक प्राइवेट अस्पताल के सीवर की सफाई करते समय 4 लोग मर गए। फरीदाबाद मोर्चरी के अंदर 4 सफाई मजदूरों की लाश है और बाहर मौत का कोहराम। बुधवार दोपहर बाद एक सेफ्टी टैंक की सफाई के दौरान 4 मजदूर रोहित, रवि कुमार, विशाल और रवि गोलदार की मौत हो गई। इस हादसे में रवि और रोहित 2 सगे भाइयों ने भी जान गंवाई। इनके पिता की पहले ही मौत हो चुकी थी। पूरा घर इन दोनों ही भाइयों की मजदूरी से चलता था। घर में अब विधवा मां और दोनों भाइयों की पत्नी और 3 बच्चे ही बचे हैं। घर की आर्थिक हालत खराब होने के चलते ये दोनों भाई 400 रुपए रोज पर एक प्राइवेट सफाई कंपनी में काम करते थे। मुकदमा तो दर्ज किया है पुलिस ने, अब आप लोग क्या चाहते हो, किस तरीके का इंसाफ चाहते हो? हमें इंसाफ दे दो, हमें चाहिए इंसाफ। कमाने वाले एक ही तो यही दोनों बच्चे थे? हाँ, 2 ही थे कमाने वाले बच्चे और नहीं है इनके कमाने वाले। और परिवार में और कौन कौन लोग हैं? रोहित का और रवि के जो बच्चे हैं, 1 साल के बच्चे हैं, दोनों बेटियों पर। मैं उन बेटियों की माँ हूँ, मैं अपाहिज हूँ, दोनों बेटियां, एक बच्चा है। अब मैं तो कुछ कर नहीं सकती हूँ सर, सास तो विधवा है, मैं तो अपाहिज हूँ। इनके जो 2 ही बच्चे मेरे, ऊपर वाले ने ले लिया, मेरी बेटियों को इंसाफ चाहिए।
मेरी बेटी के 1-1 साल के बच्चे हैं, मेरी बेटी को इंसाफ चाहिए। दिहाड़ी मजदूरी करते हैं? दिहाड़ी देता 400 रुपया की, 400 रुपए की दिहाड़ी खाली। वो भी पहले नाली मोरी कराते और उसी दिन तो सफाई के काम को ले गए और गटर को काम करवाओ। बुधवार दोपहर को फरीदाबाद के एक निजी अस्पताल में 4 सफाई मजदूर इस सेफ्टी टैंक की सफाई के लिए उतरे थे। बताया ये भी जा रहा है कि बिना सुरक्षा उपकरणों के मजदूर सुपरवाइजर की मौजूदगी में सेफ्टी टैंक में उतरे थे। अस्पताल ने कैमरे के सामने बात नहीं की, लेकिन उनका कहना है कि ये सेफ्टी टैंक नहीं बल्कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग का टैंक था। हम अस्पताल में उस जगह पर पहुंचे जहां मजदूरों की मौत हुई थी। सफाई करने के लिए इस सेफ्टी टैंक के अंदर वो लोग मजदूर घुसे थे। पहले एक मजदूर गए, वो वापस नहीं आए, दूसरे फिर उनको बचाने के लिए गए और तीसरे भी गए। कुल 6 लोग जो है वो इस सेफ्टी टैंक में गए थे एक दूसरे को बचाने के लिए, जिनमें से 4 लोगों की जो है वो मौत हो गई। 2 लोग इसी अस्पताल में उनका इलाज चला, एक आईसीयू में फ़िलहाल अभी हैं और एक को छुट्टी दे दी गई है। अस्पताल के प्रशासन ने हमसे कैमरे पर कोई बात नहीं की। उनका ये कहना है कि वो कैमरे पर बात नहीं करेंगे, लेकिन अनऑफिशियल उन्होंने जो है वो ऑफ द कैमरा उन्होंने यही कहा कि ये जो सेफ्टी टैंक है इसको अस्पताल बता रहा है कि ये वाटर हार्वेस्टिंग का टैंक है। लेकिन मैं आपको इसका दूसरा पहलू ये दिखाऊं कि अभी हम खड़े हैं और अभी भी बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है। वो इसलिए आ रही है क्योंकि इस चैम्बर के ठीक बगल में पूरे अस्पताल का एसटीपी प्लांट लगा हुआ है, जहां पर जो गंदा पानी है हॉस्पिटल का उसकी साफ सफाई होती है। पुलिस ने अस्पताल और प्राइवेट फर्म के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन गिरफ्तारी कोई नहीं हुई है और जांच के नाम पर उनके पास कहने को भी ज्यादा कुछ नहीं है। जैसे हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि सेफ्टी टैंक में कुछ व्यक्तियों की डेथ हो गई है, तो हमने फायर ब्रिगेड की हेल्प से उनको निकाल लिया था और इसमें हमने कल एफआईआर दर्ज की है। जैसे ही जो डिक्रीज्ड पर्सन थे उन्होंने जो हमें कंप्लेंट दी उस पर हमने इसमें एफआईआर दर्ज की हुई है। अभी इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं। फिलहाल हम पोस्टमार्टम बीके हॉस्पिटल में करवाया जा रहा है। महेंद्र जी, ये बताइए कि इस मामले पर गिरफ्तारी अभी तक किसी की हुई है उस तरीके से? नहीं, अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। उसमें हम इन्वेस्टिगेशन के अनुसार जैसे ही फैक्ट आएंगे तुरंत उसकी गिरफ्तारी हम करेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि सीवर में सफाई के दौरान मरने पर सफाई मजदूरों को 10 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन इसकी प्रक्रिया इतनी जटिल है कि ज्यादातर मामलों में गरीब मजदूरों का परिवार थक हार कर घर बैठ जाता है। फरीदाबाद से कैमरामैन एजे जोसेफ के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। सरकार कहती है कि हाथ से मैला ढोने के कारण कोई नहीं मरा। क्या हाथ से सीवर सफाई करना मैला ढोना नहीं है? क्या इस पर कोई बहस हो रही है? रेवड़ियों पर हो रही है। क्या आप नहीं जानते या जानना ही नहीं चाहते कि कोविड के समय कई देशों ने अपने नागरिकों के खाते में हजारों डॉलर डाले ताकि वे अपने आर्थिक नुकसान की भरपाई कर सकें। जो नौकरी में थे उनके खाते में भी पैसे दिए गए। अमेरिका, जर्मनी, न्यूजीलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न जाने कितनी जगहों पर। क्या वो रेवड़ियां थीं? बहस होनी चाहिए कि विज्ञापन छपवाकर और भाषणों में आर्थिक रूप से सुपर पावर होने के दावे के बाद भी 80 करोड़ जनता की हालत इतनी खराब क्यों है कि वो 2 वक्त का अनाज नहीं खरीद सकती। हमारा काम है इन्हीं सब खबरों और सवालों को सामने लाना जो आपकी नजरों से गायब कर दी जाती हैं। यह scroll.in पर रिपोर्ट छपी है कि 2020 में कोविड महामारी के कारण 5.5 करोड़ से ज्यादा भारतीय गरीबी रेखा के नीचे चले गए। विश्व बैंक ने सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के सर्वे के आधार पर यह आंकलन पेश किया है। भारत ने 2011 से इस तरह का आधिकारिक डेटा भी प्रकाशित नहीं किया है। 2020 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा कि 2020 में 2.3 करोड़ भारतीय गरीब हो गए कोविड के कारण। विश्व बैंक का मानना है कि जब आंकड़ों को अंतिम रूप दिया जाएगा तब यह संख्या 5.5 करोड़ से भी ज्यादा हो सकती है। महामारी के कारण अकेले भारत में नहीं बल्कि दुनिया भर में गरीबी बढ़ी है। राहुल गांधी के साथ 126 पदयात्री 3,500 किलोमीटर की यात्रा पर निकले हैं। अभी तक इन सभी ने 500 किलोमीटर से अधिक की यात्रा पूरी कर ली है। इन दिनों यह यात्रा कर्नाटक से गुजर रही है।
आज सोनिया गांधी भी कुछ देर के लिए भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई। कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी पहली बार भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी तो कार्यकर्ताओं से लेकर नेताओं सभी में उत्साह था। सोनिया गांधी करीब पौन घंटे तक पद यात्रा में शामिल रहीं, लेकिन उनके खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर राहुल गांधी उन्हें वापस जाने की कोशिश करते नजर आए, तो बाद में सोनिया गांधी वापस चली गई। हेलो मैडम। लेकिन इसी बीच एक और तस्वीर चर्चा में आई। सोनिया के जूते का फीता खुल गया तो झट से राहुल उसे बांधने बैठ गए। सोनिया गांधी और राहुल से मिलने और उन्हें देखने काफी भीड़ उमड़ी, वो भी मंड्या में, जो कि जेडीएस का गढ़ माना जाता है। राहुल गांधी को देखा, सोनिया गांधी को देखा। राहुल गांधी को देखना सबसे अच्छा लगा, क्योंकि वो हमारे लिए इतना सफर कर रहा है, तो हम भी उसके साथ आगे आगे जाना चाहते हैं। यात्रा में भारत जोड़ो में हम भी शामिल होकर बहुत खुशी हुई हमको। एक महिला जो देख नहीं सकती वो फूल लेकर देने आई, लेकिन भीड़ ने उसका हौसला पस्त कर दिया। मिस्टर राहुल गांधी, ये फूल मैं राहुल गांधी के लिए लाई हूँ। भारी भीड़ की वजह से मैं उनसे मिल नहीं पाई, ना ही उन्हें दे पाई। कांग्रेस विधायक सौम्या रेड्डी खुश हैं कि वो सोनिया से मिल पाई। हम सभी महिला विधायक आज आए, आई थिंक सभी आए, उनसे मिलने के लिए, खास कर के लिए आए, क्योंकि वो हमारे लिए तो आदर्श नारी है इंदिरा गांधी जी के बाद, तो हमें बहुत खुशी हो रही है उनसे मिलकर। भारत जोड़ो यात्रा का शाम का दृश्य। बुजुर्ग सिद्धरामैया का हाथ पकड़ राहुल गांधी दौड़ने लगे। ये कहना मुश्किल है कि राहुल गांधी खुद की फिटनेस दिखाने की कोशिश कर रहे थे या अपनी पार्टी के नेताओं को फिट रहने का संकेत दे रहे थे, लेकिन वेणुगोपाल को 75 साल के सिद्धरामैया पर तरस आया। भारत जोड़ो यात्रा की वजह से राहुल की छवि बेहतर हुई है। गांधी जयंती के दिन मैसूर में बारिश में भीग कर दिया हुआ भाषण वायरल हुआ। राहुल गांधी कर्नाटक में भारत जोड़ो के साथ जब आए, उन दिनों पे सीएम 40% वाला पोस्टर वायरल था, जिसमें निशाना कर्नाटक की बीजेपी सरकार और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई पर भ्रष्टाचार को लेकर साधा गया है। राहुल गांधी अपने भाषण में ज्यादातर यही मुद्दा उठाते हैं। हिंदुस्तान की शायद सबसे भ्रष्ट सरकार है, ये हर चीज में 40% कमीशन लेती है। कर्नाटक के कॉन्ट्रैक्टर्स ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, कहा कि कर्नाटक में 40% कमीशन का राज चल रहा है, प्रधानमंत्री ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो इस यात्रा का लक्ष्य, ये जो मुद्दे हैं, ये पूरे हिंदुस्तान में इन मुद्दों के लिए लड़ना है। जब कभी भी कांग्रेस पर संकट गहराया, गांधी परिवार ने कर्नाटक का रुख किया और इस राज्य ने कभी निराश नहीं किया। 1980 में इंदिरा गांधी को सुरक्षित सीट चिकमंगलुरु में कामयाबी मिली, तो 1999 में सोनिया गांधी ने बेल्लारी का दामन थामा और अब पार्टी के नए अध्यक्ष के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम तय माना जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही है, लेकिन दिल्ली अभी दूर है। सोनिया गांधी के इस यात्रा से जुड़ने से कार्यकर्ताओं और नेताओं में उत्साह है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या यह यात्रा कर्नाटक कांग्रेस के 2 वरिष्ठ नेता सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार के गिले शिकवे दूर कर पाएगी? अगर ऐसा होता है, तभी कर्नाटक में कांग्रेस के जीतने की संभावना बढ़ेगी। पांडवपुरा मंड्या से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। क्या आप जानते हैं कि 5 दिनों के भीतर
गुजरात और महाराष्ट्र से 317 करोड़ के जाली नोट पकड़े गए हैं। 5 अक्टूबर को मुंबई से 227 करोड़ के जाली नोट बरामद हुए। विकास जैन को मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। विकास के साथ अंशुल शर्मा और दीनानाथ यादव को भी पकड़ा गया है, गिरफ्तार हो गए। इसके 5 दिन पहले 30 सितंबर को सूरत में ही 25 करोड़ का जाली नोट पकड़ा गया। यह पैसा एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था। यही नहीं, जब और जांच हुई तब सूरत, जामनगर और आनंद जिले से 90 करोड़ के जाली नोट बरामद हुए। यह सब मिलाकर 317 करोड़ से अधिक की राशि हो जाती है। एम्बुलेंस में नकली नोटों का पकड़ा जाना अच्छी बात नहीं है। वैसे ही लोग सवाल कर रहे हैं कि 30 सितंबर को प्रधानमंत्री के काफिले को रोककर एम्बुलेंस जाने दिया गया। लोग पूछने लगे कि यह एम्बुलेंस उनके रास्ते में कैसे आ गई। उनके काफिले का मार्ग तो पूरी तरह से बंद होता है। एम्बुलेंस में कौन था? जो मरीज था वो किस अस्पताल में भर्ती हुआ? उसने प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद क्यों नहीं किया? मीडिया ने मरीज के परिवारों का इंटरव्यू भी छोड़ दिया। बस यही समझ नहीं आया। गुजराती अखबारों के पाठक ही बता सकते हैं कि क्या उनके यहां ऐसी कोई रिपोर्ट छपी है या छपी नहीं है। उम्मीद है जल्दी ही मरीज का परिवार सामने आएगा या लाया जाएगा जो प्रधानमंत्री का धन्यवाद अदा करेगा। पूरा देश धन्यवाद दे रहा है, मरीज के परिजनों को भी धन्यवाद देने सामने आना चाहिए। अब सोचिए, अगर बिहार में 317 करोड़ रुपए के जाली नोट पकड़े गए होते तो गोदी मीडिया रोज जंगल राज के नाम से बहस करता। 2020 में गृह राज्य मंत्री ने लोकसभा में बताया कि 2016 से 19 के बीच गुजरात से 11 करोड़ से अधिक के जाली नोट पकड़े गए। यह देश के 17 सीमावर्ती राज्यों में सबसे अधिक था। पिछले 5 दिनों में गुजरात और महाराष्ट्र से 317 करोड़ रुपए के जाली नोट पकड़े गए हैं। मुंबई और गुजरात से आए दिन सैकड़ों करोड़ के ड्रग्स बरामद हो रहे हैं। कई बार हजारों करोड़ रुपए के ड्रग्स पकड़े जाते हैं। इस पर पूरे देश को चिंता करनी चाहिए, क्योंकि जो ड्रग्स नहीं पकड़ा जाता होगा वो कहां कहां पहुंच रहा होगा, किस किस के घर में। इतना ही सोच लीजिए तो काफी है। बाकी ब्रेक ले लीजिए। चीन के कई फर्जी ऐप भारतीयों को लोन देने के नाम पर ठग चुके हैं। अब फर्जी कंपनियां सामने आ रही हैं जो भारतीयों को ठग रही हैं। ये कंपनियां दुबई, थाईलैंड, इंडोनेशिया में नौकरी देने के नाम पर बेरोजगारों को ठगती हैं। म्यांमार, लाओस, कंबोडिया जैसे देशों में उन्हें बंधक बनाकर अवैध रूप से उनसे आईटी का काम कराती हैं। विश्वगुरु भारत के नागरिकों को कोई कंपनी बंधक बना ले, इससे दुखद कुछ नहीं हो सकता। वैसे सरकार सक्रिय हो गई है। सरकार की ही मदद से 17 पीड़ितों को वापस लाया गया है। आप भी ऐसी कंपनियों से सावधान रहें। सौरभ शुक्ल की ये रिपोर्ट देख लीजिए। मेरा ये दूसरा जन्म है। अभी 2 तारीख को मेरा बर्थडे था। फैमिली वालों ने कहा है कि बेटा तेरा दूसरा जन्म है ये। मेरे को उम्मीद नहीं थी, लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी। 43 साल के हरीश कुमार हमसे अपनी आप बीती सुनाते हुए भावुक हो जाते हैं। वही उसी ने बचाया, भगवान ने, नहीं तो। इस साल मई में नौकरी की तलाश में दुबई गए, फिर एक चीनी आईटी कंपनी के झांसे में आकर नौकरी के लिए थाईलैंड पहुंच गए। पवन से वादा किया गया था कि मोटी सैलरी और रहने के लिए घर दिया जाएगा। लेकिन थाईलैंड पहुंचते ही उनके होश उड़ गए। गम छोटा वर्ड है। ये बच्चे नए 20-22 साल के लड़के हैं, दुबई से आके यहाँ पे काम के लिए आए। फिल्मी तरीके से उन्हें बंदूक की नोक पर अगवा कर म्यांमार ले जाया गया, जहां पहले से ही हरीश जैसे कुछ भारतीय मौजूद थे। वहां हरीश से हर रोज 16 से 17 घंटे अवैध तरीके से फेसबुक के जरिए लोगों से चैट कर उनका डेटा लेने का काम कराया गया। और जब हरीश ने भारत जाने की बात की तो उन्हें पीटा गया, यहां तक कि बिजली का करंट भी लगाया गया। मेरी फैमिली ने जो सफर किया सर,
वहां रह रहे दूसरे भारतीयों के साथ भी जानवरों जैसा बर्ताव किया गया। कुछ को तो हथकड़ियां लगाकर कमरे में बंद कर दिया जाता था। वो हमारे साथ टॉर्चर करने लगे, हमें मारपीट करने लगे और हमारे को करंट लगाया गया, हमें दौड़ाने लगे, 10-10 किलोमीटर की रेस लगाते थे हमें और बहुत खाना नहीं देते थे। हरीश और दूसरे बंधकों का परिवार भारतीय विदेश मंत्रालय से मदद की गुहार लगाता रहा, पर मदद नहीं मिली। किसी तरह म्यांमार की सेना ने हरीश समेत 17 लोगों को बचाया और थाईलैंड छोड़ दिया। वहां थाईलैंड की पुलिस ने इन भारतीयों को अवैध तौर पर बॉर्डर पार करने के लिए लगभग 1 महीने जेल में बंद रखा। हरीश लगभग 4000 थाई बात का दंड देकर जेल से निकले और एक एजेंट की मदद से 29 सितंबर को भारत लौटे। यहाँ भारत आने में भारत एम्बेसी ने कोई नहीं सर, किसी आप खुद आए? मैं खुद, अपने भगवान ने बचाया है मेरे को, कोई किसी ने कोई मदद नहीं की मेरी, किसी ने भी नहीं की। ये वीडियो थाईलैंड में बंधक भारतीयों ने उन्हें बचाने की गुहार लगाते हुए भेजा था। यहाँ तक कि तमिल भारतीयों की मदद के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन को प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखना पड़ा, जिसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय की नींद टूटी। मंगलवार को भारत सरकार कुल 13 भारतीयों को थाईलैंड से वापस लेकर आई है। इसके पहले 32 और लोगों को छुड़ाकर वापस लाया गया है। भारत सरकार ने एक एडवाइजरी जारी कर भारतीयों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर मिल रहे जॉब ऑफर्स को जांच ले, कंपनी को जांचने पर रखने के बाद ही विदेश जाएं। हरीश और 17 भारतीय तो किसी तरीके से वापस लौट आए हैं, लेकिन अब भी सैकड़ों भारतीय हैं जो म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया में फंसे हुए हैं, जिनसे अवैध रूप से आईटी के काम कराए जा रहे हैं, जानवरों जैसा बर्ताव किया जा रहा है। और जो कहानी अब तक निकलकर सामने आई है, उसे साफ लगता है कि इन चीनी कंपनियों के साथ थाईलैंड, म्यांमार, लाओस और कंबोडिया की सरकारें भी हैं, क्योंकि जानते हुए भी कि यहाँ पर अवैध रूप से ये आईटी का काम करवाया जा रहा है, इन कंपनियों पर कार्रवाई नहीं हो रही है और धड़ल्ले से ऐसी कंपनियां अवैध तौर पर इन देशों में चल रही हैं। सहयोगी कनन पात्रा के साथ दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।